नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में चलते हैं जिसके बारे में ज्यादातर बात नहीं होती। ये वो जमाना था जब एक लंबी, बहुत लंबी खामोशी के बाद शहर एक बार फिर से भारत की जमीन पर उगने लगे थे। आइए इस कमाल की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता बस गायब हो जाती है और फिर सन्नाटा, पूरे 1000 साल का सन्नाटा। यही वो सवाल है जो हमें भारत की दूसरी शहरी क्रांति के केंद्र में ले जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद एक बहुत बहुत लंबे गैप के बाद हुई थी। तो इन शहरों के दोबारा आने से पहले आखिर हो क्या रहा था? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा ग्रामीण जीवन का दौर था जिसने असल में इस क्रांति की नींव तैयार की थी। एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालिए। हड़प्पा के शानदार शहरों का पतन और फिर गंगा घाटी में नए शहरों का उदय। और इन दोनों के बीच जानते हैं कितना फासला है? लगभग 1000 साल का। सोचिए जरा, एक पूरी सहस्त्राब्दी। ये एक ऐसा टाइम था जब भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी जिंदगी लगभग रुक सी गई थी और सब कुछ गांव के आसपास ही सिमट गया था। तो सवाल यह है कि 1000 साल की इस चुप्पी के बाद आखिर ऐसा क्या बदला कि शहर फिर से गुलजार होने लगे? इसको समझने के लिए हमें उन खास चीजों को देखना होगा जिन्होंने मिलकर इस क्रांति की, कह सकते हैं, रेसिपी तैयार की। जाने माने इतिहासकार आर एस शर्मा का यह कहना बिल्कुल सही दिशा दिखाता है। उन्होंने 3 मेन इंग्रेडिएंट्स बताए: लोहा, जरूरत से ज्यादा अनाज और ताकतवर राज्य। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। असल में देखें तो इस रेसिपी में 5 बड़े ही कमाल के तत्व थे। सबसे पहला लोहे की टेक्नोलॉजी, जिसने खेती का चेहरा ही बदल दिया। इससे आया कृषि अधिशेष, मतलब इतना अनाज कि जो लोग किसान नहीं थे उनका भी पेट भर सके। फिर सामने आए मजबूत राज्य, जिन्हें चलाने के लिए शहरों की जरूरत पड़ी। इन शहरों से व्यापार बढ़ा और उस व्यापार को रफ्तार देने के लिए क्या आया? सिक्के। पहला और शायद सबसे जरूरी तत्व था लोहा। सोच कर देखिए, लोहे की कुल्हाड़ियों ने गंगा घाटी के घने, बहुत घने जंगलों को साफ करने का रास्ता बना दिया, और लोहे के फाल वाले हलों ने उस कठोर जमीन को जोतना मुमकिन कर दिया जिसे पहले कोई छू भी नहीं सकता था। इसने खेती के लिए एक बहुत बड़ा कैनवस तैयार कर दिया। और यहीं पर महान इतिहासकार डी कोसांबी की बात बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा कि इसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी ने अधिशेष उत्पादन को जन्म दिया। ये इस क्रांति का दूसरा और सबसे जरूरी तत्व था। इसके बिना शहर तो बन ही नहीं सकते थे। तो ये कृषि अधिशेष होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये किसी समाज का एक्स्ट्रा टिफिन बॉक्स है। जब किसान अपने खाने पीने से कहीं ज्यादा अनाज उगाते हैं तो उस एक्स्ट्रा अनाज से उन लोगों का पेट भरता है जो खेतों में काम नहीं करते, जैसे कि कारीगर, सैनिक, राजा और व्यापारी। शहरों को जिंदा रहने के लिए ये तो बेसिक जरूरत है। तो ठीक है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स के मिलने से जो नए शहर बने वो दिखते कैसे थे? वहां का माहौल कैसा था? चलिए अब जरा इस नए शहरी लैंडस्केप में एक चक्कर लगाकर आते हैं। इस दौर में कई बड़े और मशहूर शहर उभरे। राजगृह, श्रावस्ती, हमारा प्राचीन शहर वाराणसी, और फिर आगे चलकर शक्तिशाली पाटलिपुत्र। ये शहर गंगा के उपजाऊ मैदानों में फैले हुए थे। ये नए महाजनपदों की धड़कती राजधानियां थीं या फिर व्यापार के हलचल भरे केंद्र। और हां, एक बात बिल्कुल साफ थी, ये शहर हड़प्पा के शहरों की तरह शांत और एकदम प्लान्ड बस्तियां नहीं थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदा, शोरगुल और हलचल से भरे सेंटर्स थे। यहां बाजारों में जमकर मोलभाव होता था, दरबारों में राजकाज चलता था और गलियों में नई नई कला और क्रांतिकारी विचार जन्म ले रहे थे। इन शहरों को जो चीज खास बनाती थी वो थी इनकी डाइवर्स इकोनॉमी। जरा सोचिए, लगभग 40% इकोनॉमी तो खास कारीगरों के हाथ में थी। लोहार, कुम्हार, बुनकर, ये सब यहीं रहते और काम करते थे। करीब 35% व्यापार और कॉमर्स से चलती थी और बाकी का हिस्सा प्रशासन और धार्मिक कामों का था। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ा हुआ आर्थिक जाल था। और देखिए, ये एक सीधा सा नियम है, जब इकोनॉमी बदलती है तो समाज भी बदलता है। इस शहरीकरण ने भारतीय समाज की जड़ों पर बहुत गहरा असर डाला और उसकी बनावट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। समझिए, यहां समाज की पूरी बुनियाद हिल रही थी। पैसा और ताकत अब सिर्फ राजाओं और ब्राह्मणों के पास नहीं थे। व्यापार और क्राफ्ट्स के जरिए एक बिल्कुल नया क्लास अमीर और ताकतवर बनकर उभर रहा था। तो चलिए मिलवाते हैं इस नए क्लास के किरदारों से।
श्रेष्ठी या सेठ जो आज के बैंकरों जैसे थे, सार्थवा जो व्यापारियों के लंबे लंबे कारवां को लीड करते थे, और साहूकार। इन्होंने अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए श्रेणियां यानी कि गिल्ड भी बनाए। ये मुख्य रूप से वैश्य वर्ग का उदय था जो अब समाज में एक नई शक्ति बनकर उभर रहा था। जैसा कि जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर बताती हैं, ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। ये व्यापारी वर्ग अब सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी इतनी बड़ी ताकत बन गया था कि उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और देखिए, जब समाज में इतनी उथल-पुथल हो तो नए विचारों का जन्म लेना तो स्वाभाविक है। एएल बाशम के मुताबिक बौद्ध और जैन धर्म जैसे आंदोलन इसी शहरी माहौल की ही देन थे। क्यों? क्योंकि ये शहर नए आइडियाज, नई दौलत और नई सामाजिक चिंताओं के हॉटस्पॉट थे। इन धर्मों ने पुराने वैदिक कर्मकांडों पर सवाल उठाए और जीने का एक नया रास्ता दिखाया जो इस बदलते हुए समाज के लिए ज्यादा रेलेवेंट था। और इसमें कोई हैरानी नहीं कि उन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट इसी नए अमीर व्यापारी वर्ग से मिला। तो जब हम इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर क्या बनती है? ये दूसरी शहरी क्रांति इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी? चलिए इसके लंबे समय तक चलने वाले असर को समझते हैं और देखते हैं कि ये अपने से पहले की हड़प्पा सभ्यता से कितनी अलग थी। ये टेबल दोनों क्रांतियों के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से दिखाती है। टेक्नोलॉजी ब्रॉन्ज से आयरन हो गई, नदी सिंधु से गंगा पर आ गए। इकोनॉमी हड़प्पा की सेंट्रलाइज्ड प्लान व्यवस्था से हटकर अब एक वाइब्रेंट व्यापारियों द्वारा चलाया जाने वाला बाजार था। और शायद सबसे बड़ा फर्क लेखन। इसी दौर में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ जिसने हमें हमारे इतिहास को लिखने की ताकत दी और यहीं से भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ नए शहर बनाना नहीं था। इस क्रांति ने भारत में शहरी सभ्यता को एक तरह से दोबारा जिंदा कर दिया। इसने मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्यों के लिए स्टेज तैयार किया। इसने एक मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इसने बौद्ध और जैन धर्म जैसे महान विचारों के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। सीधे शब्दों में कहें तो इसने भारतीय समाज को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज कर दिया। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज हम जिन शहरों में रहते हैं, जो ग्लोबल ट्रेड हम देखते हैं और जिन सामाजिक ढांचों का हम हिस्सा हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं? ये कैसे हो सकता है कि लगभग 2500 साल पहले आया ये प्राचीन शहरी उछाल आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।